तो हमने मुगल काल में बाबर के बारे में पढ़ा और हुमायूं के बारे में पढ़ा। हुमायूं के साथ साथ हमने शेरशाह सूरी के बारे में भी पढ़ा। और अब आगे पढ़ना हमें अकबर के बारे में, सही है ना। अकबर के बारे में डाल लीजिए अकबर। हमने कहा अकबर के बारे में पढ़ना है, तो अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा बताइए। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक कार्यकाल रहा इनका। 1556 से 1605 तक एक लंबा कार्यकाल रहा। और ऐसा माना जाता है कि अकबर का कार्यकाल काफ़ी बड़ा रहा। औरंगजेब के कार्यकाल के बाद सबसे बड़ा कार्यकाल अकबर का रहा और सबसे अच्छा कार्यकाल भी माना जाता है अकबर का। शासक यानी सम्राट सबसे अच्छे अकबर ही माने गए हैं, चाहे पूरे सल्तनत काल हो और चाहे मुगल काल। पूरे मध्य भारत में मध्य काल में अकबर का कार्यकाल सबसे अच्छा माना गया, ये मान के चलिए। इन्होंने समझा हिंदू और मुसलमानों को एक जैसा इन्होंने बर्ताव किया, इस वजह से अच्छा माना गया। ठीक है। अकबर का जन्म हमने बता दिया कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अमरकोट में हुआ था। और अमरकोट में राजा वीरसाल के यहाँ हुआ था। ठीक है, राजपूत शासक थे राजा वीरसाल, ठीक है, उन्हीं के यहाँ अमरकोट में हुआ था। और इसके बाद ये अच्छा, अकबर के पिता का नाम क्या था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और माता का नाम हमीदा बानो बेगम। तो हमने कहा कि बाबर तैमूर और चंगेज के वंशज कहलाए। इस प्रकार से पूरे मुगल चंगेज और तैमूर के वंशज ही थे। जब उन्हीं के पुत्र चल रहे हैं तो अब वंशज ही तो कहलाएंगे उन्हीं के। ठीक है। अकबर 5 साल का ही था कि इनके शिक्षक की नियुक्ति हुई। और शिक्षक कौन हुए इनके, अकबर के शिक्षक 5 साल में बैरम खां। 5 वर्ष की आयु में इन्हें एक शिक्षक बनाया गया। संरक्षक बाद में हुए ना बैरम खां, तो 5 वर्ष की आयु ही थी। हुमायूं जब शासन कर रहे थे तो 5 साल की उम्र में क्या हुए, इन्हें शिक्षक कौन थे, बैरम खां। बैरम खां के नेतृत्व में ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ऐसा माना जाता है अकबर शिक्षा प्राप्त किए होंगे जितना किए होंगे, लेकिन अनपढ़ थे। ठीक, हाँ, अंगूठा छाप कह सकते हैं। अनपढ़ थे ये अकबर, लेकिन कोई कह नहीं सकते कि ये अनपढ़ थे। ठीक है, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इनके दरबार में 9 रत्न थे और वो 9 रत्न ही सब कुछ संभालते थे। कोई भी सलाह मशवरा करना हो तो वो 9 रत्नों से करते थे और वो 9 रत्न ऐसे थे कि माने हुए थे। ठीक है, तो बैरम खां पहले शिक्षक भी हुए, बाद में संरक्षक हुए। पहले संरक्षक मुनीम खां थे। मुनीम खां भी विश्वास पात्र थे, किसके, हुमायूं के विश्वास पात्र थे। पहले तो मुनीम खां संरक्षक थे, लेकिन बाद में फिर बैरम खां हुए थे। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। बैरम खां अकबर के संरक्षक, बैरम खां संरक्षक, आप इतना लिख लीजिए, संरक्षक लिखिए। 5 वर्ष की आयु में तो शिक्षक नियुक्त कर दिया बैरम खां को, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि ये अनपढ़ थे, नहीं लगा होगा मन पढ़ने में। ठीक है, अब राजा महाराजा के पुत्र होंगे तो उन्हें पढ़ने में मन लगेगा क्या। ठीक है, हाँ, तो वही चीज है। ठीक है, तो बैरम खां संरक्षक हुए। हुमायूं तो यहाँ वहाँ घूम रहे थे। मैं पश्प हमने बताया था कि यहाँ शरण ली थी तहमस्प के यहाँ। तहमस्प फारस का शासक था, तहमस्प।
तहमस्प के यहाँ शरण, अकबर यहीं थे। तो अकबर के संरक्षक कौन संरक्षक बने? बैरम खां। पहले तो मुनीम खां थे, फिर बैरम खां। हुमायूं गद्दी पाया, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध। हुमायूं दोबारा से गद्दी पाया 1555 में, 56 तक रहा और शेरे मंडल से यानी दीन पनाह जो पुस्तकालय था उससे सीढ़ियों से गिर गए, ठीक है, लड़खड़ा कर गिर गए और मर गए। इसमें लेनपूल ने कहा कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया। तो एक युद्ध होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? हमने कहा 5 नवंबर 1556 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध, ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई। ऐसे ही पानीपत का द्वितीय युद्ध भी निर्णायक युद्ध था। 5 नवंबर 1556 में जो हुआ, किसके किसके बीच हुआ था बताइए? हेमू और अकबर, हेमू वर्सेस अकबर। अकबर का संरक्षक बैरम खां, स्पेशल बैरम खां से हुआ था। अभी तो अकबर बच्चा ही था, ठीक है, बालक था अकबर। तो हेमू और बैरम खां के बीच हुआ था। अकबर के संरक्षक थे, माना जाता अकबर, लेकिन युद्ध हुआ बैरम खां से। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये पता चला कि हुमायूं तो क्या हो गए, निपट गए 1556 में। उस समय अकबर कहां पर थे? कालानौर में थे और कालानौर में ही इनका राज्याभिषेक कर दिया। अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ? कालानौर दुर्ग में हुआ था। स्पष्ट क्वेश्चन आता है कि राज्याभिषेक अकबर का कहां हुआ? तो कालानौर दुर्ग में। और जब इनका राज्याभिषेक हुआ तब इनका नाम अकबर का क्या पड़ा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। कालानौर दुर्ग राज्याभिषेक हुआ था। वहां पर राज्याभिषेक होने के बाद 1556 में देखा गया, 15 हुमायूं की मृत्यु के बाद अफगान तो इसी फिराक में थे कि कैसे मुगल हटे और हम दिल्ली की गद्दी प्राप्त करें। और ये अवसर मिल गया अफगानों को। और अफगानों का सेनापति कौन था? हेमू थे। अफगानों का एक सेनापति था, अफगान शासक का सेनापति हेमू थे। और ऐसा माना जाता है हेमू, अगर कोई हिंदू शासक प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे हैं तो एक थे हेमू और दूसरे थे टोडरमल। 2 के बाद तीसरे नहीं पहुंचे हैं प्रधानमंत्री पद तक। ये समझ लीजिए, मध्यकाल की बात कर रहे हैं। तो हेमू सेनापति थे अफगानों के, और ये शुरू से लगा रहा अफगानों के साथ में, सैनिक पद पर बना रहा अफगानों के साथ। मौका पाया हेमू ने गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पर हेमू। जब पता चला अकबर को कि गद्दी तो चली गई दिल्ली की, और इस वजह से वहां से अकबर बैरम खां के संरक्षक में सीधे चले आए और पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ, ठीक है। हेमू वर्सेस बैरम खां यानी अकबर के बीच में, ठीक है। हेमू की विशाल सेना थी। हेमू के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। हेमू एक साधारण परिवार से था, ठीक है। एक ब्राह्मण था हेमू, ठीक है, ऐसा माना। ब्राह्मण था या छत्री? नहीं, हिंदू ब्राह्मण ही था शायद, कि छत्री था, जो भी हो, चलिए ठीक है। तो एक साधारण परिवार से ऐसा माना जाता है। लेकिन इसकी खासियत देखिए कि इसने कुल युद्ध लड़े 24, और 24 में से कितने जीते? 24 में से 22 युद्ध जीते।
24 युद्ध इसने लड़े थे कुल, और 24 में 22 युद्ध जीते थे हेमू ने। तो हेमू की शक्ति दमदार थी, सेना दमदार थी। जब युद्ध हुआ हेमू और बैरम खां के बीच, विशाल सेना थी हेमू के पास, और मुगल सेना जब लड़ी बैरम खां के नेतृत्व में, यानी मुगल सेना हार ही रही थी। हेम ब्राह्मण थे ना, ठीक, हेमचंद्र नाम था पूरा का पूरा, ठीक। तो ये ब्राह्मण ही थे, सही है। नहीं ब्राह्मण, वही तो हम कह रहे थे, ब्राह्मण तो हैं लेकिन ऐसा तो नहीं सेनापति हैं तो छत्री हों, ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ, बाकी ब्राह्मण ही थे, ठीक है। 24 में से 22 युद्ध जीते थे, बहुत बड़ी बात होती है 24 में 22 युद्ध जीतना, ठीक है। विशाल सेना के साथ लड़े और मुगल की सेना हार रही थी। अचानक एक तीर इनके, ठीक है, सिर में लगा। एक तीर जैसे लड़ा, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आंख में लग गया इसके तीर, तो इस वजह से जो हाथी पे बैठा था तो अपने जहां बैठा था उसमें नीचे को गिर गया। जब नीचे को गिर गया, उसी में पालकी में जो बैठे थे, तो पूरे सेना में ये अफवाह उड़ा दी गई कि हेमू मारा गया, हेमू मारा गया, और हेमू की सेना में भगदड़ मच गई और इस प्रकार से हेमू को पकड़ लिया गया, ठीक है। इतनी सी अफवाह की वजह से, अन्यथा हेमू की सेना इतनी बड़ी थी कि कभी ये जीत ही नहीं पाते थे। मतलब हेमू जीत ही रहा था, अचानक से तीर लग गया और वो गिरे कि इतने में ये हो गया, हेमू मारा गया और उसकी सेना सब भागने लगी, और इस प्रकार से हेमू को पकड़ लिया गया। और हेमू को मारने के लिए बैरम खां ने कहा अकबर से कि सर कलम करो। अकबर ने मना कर दिया, फिर बैरम खां ने निपटा दिया, ठीक है, सर कलम कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बैरम खां के संरक्षक में थे अकबर, और इन्होंने ये युद्ध जीत लिया, और इसे भी निर्णायक युद्ध की संज्ञा दी जाती है कि निर्णायक युद्ध हुआ। और इस तरीके से पानीपत के द्वितीय युद्ध ने अफगान शासकों को पूरी तरीके से अंत कर दिया, पूरी तरीके से अंत। अब अफगान नहीं आएंगे, अब पढ़ने में आएंगे ही नहीं अफगान, और पानीपत का द्वितीय युद्ध से ही सफाया हो गया पूरे अफगान शासकों का, ठीक है। तो ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ। 5 नवंबर 1556, याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक। बैरम खां के संरक्षक में अकबर कब तक रहा? 1556 से, ठीक है, आगे से देखते हैं। बताइए बैरम खां के संरक्षक में अकबर कब से कब तक रहा? किसी को पता है? संरक्षक में कब तक रहा? 1556 से 60 तक ये संरक्षक में रहा, और अच्छा खासा बोलबाला रहा बैरम खां का। राजनीति में हस्तक्षेप बना रहा, ठीक है, 1556 से 60 तक। क्या चीज? हाँ, इसके बाद देखेंगे, अभी इसके बाद देखते हैं। 1556 से 60 बैरम खां ने जब युद्ध जीत लिया तो बैरम खां का अस्तित्व भी हुआ और हस्तक्षेप सबसे ज्यादा हो गया। अब अकबर भी 42 में पैदा हुआ, 60 तक अब तो समझदार हो गया, ठीक है। और इसमें एक इन्हीं के बुआ, अकबर की बुआ वगैरह, बुआ के पुत्री थी, उसके साथ शादी वगैरह कर दी थी बैरम खां के कहने पर। ये शिया थे, इसमें हस्तक्षेप होने लगा तो इन्होंने फिर मना किया। इसमें से एक हरम दल आया, हरम दल ने थोड़ा सा विवाद मचाया कि बैरम खां का ज्यादा थोड़ा सा हस्तक्षेप हो रहा था। तो हरम दल में कौन कौन आते थे बताइए? हरम दल में कौन कौन आते थे? एक तो इनकी माता कौन थी? माता हमीदा बानो बेगम, अकबर की माता हमीदा बानो बेगम ये थी हरम दल में। हमीदा बानो बेगम माँ धाय माँ महामनगा,
महामनगा, ये धाय माँ थी। ठीक है, शिहाबुद्दीन, आदम खां, ऐसे लोग थे। आदम खां को माना जाता है। मुनीम खां संरक्षक थे पहले, जो हुमायूं का विश्वास पात्र। ये सब हरम दल में थे। मुनीम खां, आदम खां, हाँ बताते हैं, आदम खां, शिहाबुद्दीन, ठीक है, ये लोग हरम दल में आते थे। हमीदा बानो बेगम ने देखा, इन सब लोगों ने मिलकर ये देखा कि बैरम खां का हस्तक्षेप ज्यादा हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके प्रति षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और अकबर से कहा कि ये हस्तक्षेप कर रहे हैं सास राजनीति में। हमीदा बानो बेगम इनकी माँ और महामनगा धाय माँ, मुनीम खां इनके संरक्षक थे पहले अकबर के, बाद में ये बैरम खां हुए। आदम खां इसका दूध पीता भाई था। ठीक है, आदम खां यानी साथ में, तो ये भाई ही था। शिहाबुद्दीन धाय माँ का दामाद था, शिहाबुद्दीन, और ये सभी एक हरम दल से थे और इन्होंने कान भरने शुरू कर दिए अकबर के। और इस वजह से, हरम दल की वजह से बैरम खां का नेतृत्व जो ज्यादा था हस्तक्षेप, इन्होंने बैरम खां को 3 चीजें दिया कि आप ये तो एक, हाँ, या तो सूबेदार बन जाइए, कुछ क्षेत्र दे दिया कि आप सूबेदार बनना चाहते, 3 ऑफर दिए, या तो आप सूबेदार, दूसरा सलाहकार बन जाइए, हमारे सबसे खास सलाहकार बन जाइए, ठीक है, राजनीति में हमारे साथ में, शासन में सलाहकार, और तीसरा या तो हज की यात्रा करने चले जाइए, हज यात्रा। 3 चीजें ऑफर दिया। जब यहाँ की पता चले कि बैरम खां ही मेन हो जाए, अकबर को निपटा दे, खुद बैठ जाए। इन्होंने 3 ऑफर अकबर ने दिया और अपने पूरी गद्दी अपने हाथों में संभाल ली, फिर संरक्षक नहीं रहे। तो इन्होंने तीसरा ऑप्शन चुना हज यात्रा के लिए। हज यात्रा जा रहे थे तो गुजरात के पास एक पाटन है, गुजरात से पश्चिम, भारत के पश्चिम क्षेत्र, ये गुजरात पड़ता है ना, पश्चिम क्षेत्र में जा रहे थे तो गुजरात में एक पाटन पड़ता है। ठीक है, पाटन के पास एक मुबारक खां, मुबारक खां एक अफगानी था, मुबारक खां एक अफगानी था, और इस वजह से मुबारक खां ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? बैरम खां की, और बैरम खां का अंत हो गया। मुबारक खां ने पाटन के पास में इसकी हत्या कर दी। ठीक है, ये चीजें हैं। कौन? नहीं, ये देखिए, ये अलग चीज हो गई। ये ऑफर दिया था बैरम खां को, इन्होंने कहा कि ये इनका ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा है और इनको हटाइए, इतना नहीं रखना। अकबर के कान भरे। अकबर ने सोचा कि हाँ, ये बात सही है, ऐसा ना हो कि पूरा राजा का ये हस्तक्षेप, पूरी राजनीति तो यही कर रहे हैं, हम नाम मात्र के रह जाएं। इस वजह से इन्होंने ऑफर दिया बैरम खां को। ऐसा है। अच्छा, बैरम खां का इतना 1556 से 60 तक इतना ज्यादा हो गया कि अकबर इसे खान बाबा कहने लगे। खान बाबा की उपाधि दे दी बैरम खां को। खान बाबा किसे कहते हैं? यानी पिता की उपाधि। बैरम खां को पिता की उपाधि दे दी उसी को, तो खान बाबा की उपाधि, पिता समान मानते थे बैरम खां को, इस वजह से खान बाबा बोलते थे बैरम खां को। अब ये लगा कि यही हो जाएंगे मेन, इस वजह से इन्होंने ऑफर दिया, या तो आप यहाँ की सूबेदारी लेना हो तो सूबेदार बन जाइए। जो पूरा राज सिंहासन संभालता हो और उसे सूबेदार पद दे दिया जाए तो कैसा लगेगा? भारत के एक राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, और उनसे कह दिया जाए कि आप आके यहाँ चेयरमैन बन जाइए, अच्छा लगेगा उन्हें? प्रधानमंत्री हो और उन्हें कह दीजिए कि आप आराम से यहाँ प्रधानमंत्री पद हटा के और उन्हें कह दिया जाए कि यहाँ चेयरमैन बन जाइए,
बनेंगे? वो कह देंगे कि ऐसा है, हमें कुछ नहीं बनना, इससे अच्छा हम संन्यास हिमालय चले जाएंगे। ठीक है, संन्यास ग्रहण कर लेंगे। वही चीज इन्होंने फिर कहा सलाहकार, हमारे सलाहकार बन जाइए। ठीक है, और एक ऑफर दे दिया हज यात्रा। ये ऑफर देने का मतलब क्या है? हज यात्रा करने का मतलब क्या है? ऐसा है कि हमारे ये जो हस्तक्षेप कर रहे हैं इससे एक तरफ हो जाइए। ये प्रदर्शित कर रहा हज यात्रा कि उनका मतलब था। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, उन्होंने समझा तो उन्होंने कहा हज यात्रा ज़्यादा बेटर है, अब यहाँ से जाना ही बेहतर है। और ये हज यात्रा पे निकले और जैसे जा रहे थे हज के लिए, तो ये गुजरात के पास पाटन पड़ता, वहाँ मुबारक खां ने इन्हें निपटा दिया था। ठीक है, बैरम का। इससे अकबर को बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है, ये चीज़ें थी। आगे बढ़े। फिर इसके बाद 1560 से 62 तक का कार्यकाल ऐसा माना जाता है कि ये हमीदा बानो बेगम महामनगा इनका शासन चला। ये जो हरमदल था ना, इन्हीं का हस्तक्षेप, इन्होंने शिहाबुद्दीन जो महामनगा का दामाद थे, इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पहले प्रधानमंत्री हुए और यहाँ इनको भी, महामनगा को भी अच्छा पद दिया, हमीदा बानो को भी अच्छा पद दिया। अब पद दे दिया तो बस क्या था, यहाँ शासन चलने लगा स्त्रियों का। ठीक है, स्त्री शासन चलने लगा। ठीक है, इसी को पर्दा शासन भी कहते हैं, इसी को पर्दा शासन भी कहते हैं, स्त्री शासन को, और इसी को कहते हैं पेटीकोट शासन। ठीक है, तो 1560 से 62 2 साल का ये शासन, जिसे पेटीकोट शासन कहा जाता है, पर्दा शासन या स्त्री शासन, इन्होंने एक शासन किया। और इसके बाद अकबर ने खुद संभाला, सबको एक किनारे दर किनार किया। 1562 से अब स्टार्ट करते हैं अकबर। 1562 में इन्होंने, 1562 के बाद 1563 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया 1563 में। ठीक है, अब एक एक चीज दिमाग में बैठाते जाइए। 1563 में सबसे पहले तीर्थ यात्रा, एक कर था। जो तीर्थ यात्रा पर निकलते थे उनसे कर लिया जाता था, तो इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया गया। तीर्थ यात्रा कर नहीं लिया जाएगा, इन्होंने समाप्त किया 1563 में। 1564 में इन्होंने जजिया कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया। ये सब समाप्त हैं। ठीक है, यहां भी लिख लीजिए समाप्त। इन्होंने जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर तो जानते हैं ना, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, ब्राह्मणों को छोड़कर। मोहम्मद बिन कासिम ने यह स्टार्ट किया था। 712 सिंध में आक्रमण, दाहिर के खिलाफ अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था जजिया कर। बाद में FST ने क्या किया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, और इसके बाद 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। 1500, ये महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि जजिया कर को समाप्त कब किया अकबर ने, तो 1564 1563। अच्छा, एक आता है इबादत खाने की स्थापना की थी, कब की थी अकबर ने, 1575 में इबादत खाना। इबादत खाना है क्या, 1575 में ही है ना, 1575 क्या, हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेन काम बता रहे हैं जो हुए। 1575 में इबादत खाना, इन्होंने इबादत खाना का मतलब ऐसा किया कि अपने अपने धर्म के लोग आए और सब अपनी अपनी बातें रखें। जैसे अगर धार्मिक गुरु आएंगे, उनको नॉलेज होगा, अपने अपने धर्म का ज्ञान देंगे तो नॉलेज तो होगा ना, तो सबकी बातें सुना करते थे इबादत खाने में।
ये चीज थी 1575 में ये अकबर ने किया था। इन्हें ये नहीं था कि बस एक ही धर्म हो, मुस्लिम इस्लाम धर्म, बस चाहे हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म, जितने भी धर्म हैं उनके धर्म गुरु आए अपनी बातें रखें तो ये सुना करते थे, अच्छा लगता था इन्हें, अच्छी बात। हमने यही बात तो कही कि कोई भी धर्म हो, हर धर्म अच्छा है, उनकी बातें देखिए कितनी अच्छी हैं। कोई भी धर्म हो गलत नहीं होता, गलत वो होता है जहां कट्टरपन आ जाता है। उस धर्म में कट्टरपन आ गया, वहां गलत हो जाएगा वो धर्म। हमारी मानसिकता कैसी हो गई, उस धर्म को किस तरीके से मान रहे हैं, तब गलती होती है। अन्यथा कोई भी धर्म हो बहुत अच्छा धर्म होता है, और धर्म होता है हमेशा समाज के उद्धार के लिए, समाज के विकास के लिए धर्म होता है, कोई भी हो। ठीक है, इबादत खाने में आते थे लोग, अपने अपने विचार रखते थे हर धर्म के। फिर इसके बाद एक आया था, इसी में अकबर ने एक स्टार्ट किया था दीन ए इलाही। क्या चीज? दीन इलाही से एक 1579 में एक और चीज हुआ था। क्या चीज? नहीं, इबादत खाना सबके लिए था। क्या चीज? इबादत खाना और भी है। 1579 में इबादत खाना में हिंदू भी आने लगे थे, लेकिन एक और चीज है इसमें, याद नहीं आ रहा। ठीक है, मजहर की घोषणा। ठीक है, 1579 सही है ना, मजहर की घोषणा की थी। मजहर की घोषणा यही है, तो यहां पर सब आते थे। मजहर क्या है बताइए? मजहर का मतलब क्या होता है? नहीं, वो नहीं है मजहर। ये धर्म से रिलेटेड है, जैसे इबादत खाना सभी के लिए है ना, तो ये मानने के लिए है। ठीक है, मजहर की घोषणा की थी तो यहाँ पर माने। वो मजहब होता है। मजहर देखिए, मजहर क्या होता है बताइए, मजहर क्या होता है? इसके बाद 1582 एक चीज आती है, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया, दीन ए इलाही, और यह भी एक अलग से धर्म था। ठीक है, सबसे हट के धर्म था, माना जाता है ठीक ही था। ठीक है, मतलब अब ये अलग से धर्म चलाने लगे, दीन ए इलाही, और इससे इनके इस्लाम धर्म में भी थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ऐसा ये धर्म था चाहे हिंदू आ जाए चाहे मुसलमान आ जाए, सब एक साथ रहेंगे। तो जो कट्टरपन होते हैं ना, कट्टरता जिनमें होती है उन्हें बुरा नहीं लगेगा, तो वही चीज होने लगी। ठीक है, दीन ए इलाही। तो 1582 में, 1583 में इलाही सम्मत की घोषणा। अकबर ने शुरू कर दिया इलाही सम्मत 1583 से। ठीक है, इतनी चीजें हैं। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त, 1564 में जजिया कर समाप्त, 1575 में इबादत खाना, 1579 में मजहर की घोषणा, जो यहाँ पर हिंदू भी इबादत खाने में जा सकते हैं, इनके धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग भी वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हुई। अब ये हिंदू और मुसलमानों में इतना तालमेल कैसे हो गया? ये तालमेल का सबसे बड़ा कारण है जो अकबर के समय 9 रत्न थे। 9 रत्नों में एक व्यक्ति थे मान सिंह। मान सिंह राजपूत शासक थे, आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे, अब भगवान दास के पुत्र थे। राजपूत शासक थे आमेर। आमेर के शासक, राजपूत शासक राजा भारमल का पौत्र था ये मान सिंह, और पुत्र था भगवान दास का मान सिंह। कौन?
बनाना हो तो बन जाएगा, साला भी बन जाएगा। भाई आमेर का राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई, सही है। तो भारमल की, आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई, जोधाबाई से विवाह हुआ, लेकिन वो तो पौत्र था ना, तो बनी ना बुआ। ठीक है, हाँ, तो ये चीज है। चलिए इसमें थोड़ा सा ये जब मूवी देखेंगे, मूवी के अनुसार है जोधाबाई जो है राजा आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। ऋतिक रोशन की मूवी है क्या, ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन की, हमें ऐसा लग रहा है एक मूवी है। ठीक है, ठीक है, जोधा अकबर। ठीक है, जोधा अकबर देखना चाहिए, मूवी हिस्टोरिकल है, वहां से हिस्ट्री पता चलती है। अच्छा, सीरियल भी आता, मूवी भी है, सीरियल ज्यादा दिन चल जाता है, ये नहीं देखना चाहिए सीरियल। ठीक है, सस्पेंस कर देते हैं, आपका लत पड़ जाएगी तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो सीरियल ना देखा करिए, कोई भी हो आप, तो मूवी है हिस्टोरिकल देख लिया करिए, उससे हिस्ट्री ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, याद भी ज्यादा होता है, ये चीजें हो जाती हैं। समय अगर लगे कि हाँ हमारे पास समय है, थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए, हिस्टोरिकल मूवी जो है उन्हें देख लिया करिए। ठीक है, नहीं KGF में कोई कुछ नहीं मिलने वाला है, KGF में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, ये हो गया। तो मानसिंह की वजह से हुआ, मानसिंह राजपूत शासक, और फिर इन्होंने विवाह भी किया जोधाबाई से, इस वजह से हिंदुओं के प्रति इनकी थोड़ी सी अच्छे संबंध बन गए, और इस वजह से हिंदू और मुसलमानों को एक करना चाह रहे थे, और वही सबसे बड़ी शक्ति का कारण बने। अकबर की सबसे बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर दिया। ठीक है, सब लोग चाहते भी थे अकबर को, ये चीज है। एक युद्ध की बात करें तो फेमस है, 1576 में एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी शामिल कर लीजिए यहीं पर, हल्दी घाटी का युद्ध। इसके पहले और भी अभियान किए और मारकाट मचाई अकबर ने। ठीक है, मारकाट मचाई, लेकिन बाद में फिर सेनापति जब से मानसिंह हो गए तो फिर इन्होंने, ठीक है, अच्छे संबंध हो गए। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ है? हल्दी घाटी, हल्दी घाटी कहाँ पर है? ये अरावली, अरावली कहाँ है? राजस्थान। तो अरावली के पास है, उदयपुर से लगभग 40 मील दूर है, उदयपुर से 40 मील दूर है। ठीक है, हल्दी घाटी का मैदान जो है, हल्दी घाटी क्यों बोला जाता है? हल्दी घाटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना, हल्दी की तरह पीली है। क्लियर है? यहाँ की मिट्टी जो है हल्दी की तरह पीली होने के कारण इसे हल्दी घाटी बोला जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ 1576 में, वो अकबर और किसके बीच हुआ? अकबर वर्सेस राणा प्रताप। अरे महाराणा कर लीजिए, ये लीजिए, अब सही है ना, महाराणा प्रताप। तो अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इसमें अकबर की विजय हुई और ये महाराणा प्रताप अपना मैदान छोड़कर फिर भाग गए थे। ठीक है, जंगल में निवास किया इन्होंने। ठीक है, क्या चीज, क्या चीज, किस चीज की? वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी, ऐसा कुछ है ना। हाँ, ये इन्हीं के संदर्भ में। ठीक है, कौन सा अलंकार है? वह 3 बेर खाते थे, वह 3 बेर खाते थे। अच्छा, बेर के 2 अलग अलग अर्थ हैं। वह 3 बेर खाते थे, वह 3 बेर खाते, बेर यानी एक फल, 3 बेर खाते थे, और वो 3 बेर खाते थे यानी दिन में 3 बार। 2 अर्थ हो गए। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार, कनक कनकते 100 गुना मादकता, यमक अलंकार आता है, उदाहरण है ये। ठीक है, तो इसी में आता महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ जिसमें अकबर की विजय हुई। ठीक है, ये चले गए। इनका एक कोई घोड़ा था जिसका घोड़े का नाम था चेतक।
चेतक या चेटक, ठीक है। तो ये इसमें शहीद हो गए थे, चेटक घायल हो गए थे इसी वजह से, अगर घायल नहीं होते तो ये युद्ध लड़ते, ठीक है, ऐसा माना जाता है। घोड़े का नाम था, आ जाता महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो चेटक था, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद पहली बात तो अकबर के 9 रत्न जान ले क्या,